किसी भी देश का संविधान वो सिर्फ एक किताब नहीं होती, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज होता है। ये समय के साथ बदलता है, समाज की ज़रूरतों के हिसाब से ढलता है। आज हम भारत के संविधान में हुए कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वो न केवल इन संशोधनों की कहानी बताते हैं, बल्कि उन्हें याद रखने के लिए कुछ मज़ेदार तरीके मतलब मेमोनिक्स भी देते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन जटिल कानूनी बदलावों को आसान बनाना और ये समझना कि ये संशोधन असल में भारत की कहानी कैसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि हर संशोधन अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल का एक आईना है। ये सिर्फ कानून के शब्द नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे सफर का नक्शा है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं जहां देश की दो सबसे बड़ी ताकतों मतलब संसद और न्यायपालिका के बीच अधिकारों को लेकर एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। इसकी शुरुआत तो आजादी के फौरन बाद ही हो गई थी, है ना? पहली संशोधन से। बिल्कुल, पहले ही साल 1951 में। इसकी वजह थी भूमि सुधार। सरकारें जमींदारी खत्म करके जमीन को गरीबों में बांटना चाहती थीं, लेकिन जमींदारों ने संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दे दी और अदालतें इन कानूनों को रद्द कर रही थीं। अच्छा, तो यहीं से टकराव शुरू हुआ। तो सरकार ने संविधान ही बदल दिया और हमारे स्रोत में इसे याद रखने का एक बड़ा सीधा सा तरीका दिया है। फर्स्ट इज इक्वल टू जमीन फर्स्ट। ये तो आसान है, लेकिन इस संशोधन ने किया क्या था एग्जैक्टली? इसने संविधान में अनुच्छेद 31 ए और 31 बी जोड़े और साथ ही एक 9वीं अनुसूची, राइट? हाँ बिल्कुल 9वीं अनुसूची भी बनाई। इसका मतलब ये था कि भूमि सुधार से जुड़े किसी भी कानून को अगर इस अनुसूची में डाल दिया जाए तो अदालतें उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब एक तरह से जुडिशियल रिव्यू से बचा लिया। हाँ, एक तरह से न्यायपालिका के हाथ बांधने जैसा था ताकि सामाजिक न्याय के काम में रुकावट ना आए। और यहीं से आप कह सकती हैं कि संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बहस की नींव पड़ी। मतलब पहले संशोधन ने तो जैसे तैसे भूमि सुधारों को बचा लिया, लेकिन ये खींचतान तो यही खत्म नहीं हुई होगी, बल्कि शायद और बढ़ गई। और ज्यादा बढ़ गई। अगला बड़ा मोड़ आया 1971 में 24वें संशोधन के साथ। इससे ठीक पहले गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था हाँ, कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। इससे संसद को लगा कि उसकी सर्वोच्चता को चुनौती दी जा रही है। तो संसद ने फिर पासा पलटा, यानी पूरी शक्ति वापस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। स्रोत का स्मारक भी कुछ ऐसा ही कहता है, 2+4 इज इक्वल टू पावर। एकदम सटीक। 24वें संशोधन ने साफ साफ कह दिया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकारों सहित संशोधन करने की असीमित शक्ति है। इसने राष्ट्रपति के लिए भी संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया। संक्षेप में इसने संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर खड़ा कर दिया। इसके बाद तो एक ऐसा संशोधन आया जिसे सुनकर ही लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, 42वां संशोधन। हाँ, जिसे लोग मिनी संविधान तक कह देते हैं। ऐसा क्यों? ये इमरजेंसी के दौरान आया था, है ना? हाँ, 1976 में। ये सिर्फ एक संशोधन नहीं था, ये संविधान के दर्शन को बदलने की एक कोशिश थी। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए, लेकिन इसका सबसे विवादास्पद हिस्सा था न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना। अच्छा, मतलब जुडिशियल रिव्यू को और भी कम कर दिया। बहुत ज्यादा। न्यायिक समीक्षा के दायरे को बहुत सीमित कर दिया और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को तो अदालती चुनौती से बाहर ही कर दिया। सत्ता का केंद्र पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथ में आ गया था। इसीलिए शायद स्रोत में इसका स्मारक है, 4+2 इज इक्वल्स टू इमरजेंसी रूल। ये तो लोकतंत्र के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ने जैसा था। तो क्या इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। इमरजेंसी खत्म होते ही और नई सरकार आते ही इस नुकसान की भरपाई की कोशिश शुरू हुई। 1978 में 44वां संशोधन लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 42वें संशोधन द्वारा किए गए बदलावों को पलटना था और भविष्य में सत्ता के ऐसे दुरुपयोग को रोकना था। और इसने ऐसा क्या किया जिससे आजादी वापस मिली? स्रोत का स्मारक इसे कहता है 44 इज इक्वल्स टू फ्रीडम बैक। इसने कई बड़े काम किए। सबसे पहले इसने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को इमरजेंसी लगाने का आधार बनाया,
ताकि सरकार आसानी से इमरजेंसी ना लगा सके। सही। इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को फिर से बहाल किया और एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव किया। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। अच्छा, तो संपत्ति के अधिकार को हटाना सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये उस समय की समाजवादी सोच को भी दिखाता है, जहां व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार पर समुदाय का हित ज्यादा जरूरी माना गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान कैसे उस समय के राजनीतिक विचारधारा को दर्शाता है। और ये संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ है। हाल ही का 99वां संशोधन भी तो इसी कड़ी का हिस्सा है ना? हाँ, 2014 का 99वां संशोधन, इसने जजों की नियुक्ति की जो कॉलेजियम प्रणाली है उसे बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का प्रस्ताव रखा, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहकर रद्द कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल ढांचों का उल्लंघन करता है। तो इसका स्मारक भी इसकी कहानी खुद कहता है, 99 = जजेस चेंज फेल्ड। बिल्कुल, ये पूरी श्रृंखला दिखाती है कि शक्तियों का संतुलन एक निरंतर चलने वाला संवाद है। और ये बहस तो सत्ता के शीर्ष पर चलती रही, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे भी थे जिनका असर सीधे गली मोहल्ले, गांव, शहर और आम नागरिक की जिंदगी पर पड़ा। शायद सबसे बड़ा बदलाव तो उस उम्र में हुआ जब कोई नागरिक पहली बार अपनी सरकार चुनता है। आप 61वें संशोधन की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसने 1989 में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। उस एक फैसले ने देश के करोड़ों युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया। सही कहा। लोकतंत्र की जड़ें तब गहरी होती हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, और इसने हमारी राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे याद रखने के लिए स्रोत ने एक बड़ा सीधा सा तरीका दिया है, 6+1 = यंग वोटर। लेकिन सिर्फ वोट देने का अधिकार ही काफी नहीं है, शासन में भागीदारी भी जरूरी है। क्या इसी सोच ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिलाया? यही सोच 73वें और 74वें संशोधन के पीछे थी, 1992 में। अच्छा। इनसे पहले पंचायतें और नगरपालिकाएं वो राज्यों की दया पर निर्भर थीं। इन संशोधनों ने उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया, नियमित चुनाव अनिवार्य किए और उन्हें वित्तीय अधिकार दिए। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका स्मारक क्या देता है? 7+3 = गांव सरकार, गांव की अपनी सरकार। हाँ। और 7+4 = शहर सरकार, शहर की अपनी सरकार। हाँ, ये तो सच में शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने जैसा था। और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी था, जो बहुत जरूरी था। हाँ, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक क्रांतिकारी कदम था। इसने लाखों महिलाओं को पहली बार राजनीतिक नेतृत्व में आने का मौका दिया। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को समावेशी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर था। और इसी सामाजिक न्याय की कड़ी में एक और संशोधन आता है, जो शायद हर परिवार को छूता है, शिक्षा का अधिकार। 86वां संशोधन। 2002 का 86वां संशोधन, इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार। हाँ, ये एक पीढ़ीगत बदलाव लाने वाला कदम था। ये मानना कि हर बच्चे का शिक्षित होना सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि उसका फंडामेंटल अधिकार है। ये राष्ट्र के भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश था। इसीलिए शायद स्रोत में जो स्मारक दिया है वो इतना सरल और शक्तिशाली है। 8+6 = स्कूल। बिल्कुल। और इसी दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम हाल ही में उठाया गया है, 106वां संशोधन। हाँ, 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि इसे लागू होने में अभी जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया बाकी है। हाँ, वो तो है, पर ये उस लंबी लड़ाई की जीत है जो दशकों से चल रही थी। इसका स्मारक भी इसकी भावना को पकड़ता है। 106 = women win। ये सभी संशोधन दिखाते हैं कि हमारा संविधान कैसे सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद को विकसित करता रहा है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे कुछ संशोधनों ने शक्ति का संतुलन बदला, कुछ ने आम नागरिक को अधिकार